हम लोग अब 2021-22 सत्र के लिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग इतिहास विषय को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले ही 12वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के सारे पाठ को अध्ययन कर लिया है, लेकिन हम लोगों ने पूरे पाठ को पढ़ा, उसके बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जाना, लेकिन 2 अंक स्तरीय प्रश्न और 5 अंक स्तरीय प्रश्न मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को नहीं पढ़ा। तो आज हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 1 के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। और आज से जो यह क्लास प्रारंभ होने जा रहा है यह 2022 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूरा तत्व क्या है, या पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पूरा तत्व संस्कृत भाषा के 2 शब्द पूरा और तत्व के मिलने से बना है। इसमें पूरा का मतलब प्राचीन और तत्व का अर्थ सामग्री होता है। मतलब खुदाई से जो सामग्री, जो वस्तु प्राप्त होती है उसे हम पूरा तत्व कहते हैं। जैसे सिक्का, हड्डी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, पूरा तत्ववेता किसे कहते हैं, अथवा पूरा तत्वविद किसे कहते हैं? पूरा तत्ववेता किसे कहते हैं अथवा पूरा तत्वविद किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा पूरा तत्व के बारे में, पूरा तत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले विद्वान को पूरा तत्वविद या पूरा तत्ववेता कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, काल निर्धारण के स्तरीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, अथवा काल निर्धारण के स्तरीकरण सिद्धांत क्या है? आपका उत्तर होगा काल निर्धारण के स्तरीकरण का सिद्धांत प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह बताती है खुदाई से जो वस्तु जितनी गहराई से प्राप्त होगी, खुदाई से जो वस्तु जितनी गहराई से प्राप्त होगी उसका इतिहास उतना ही प्राचीन या पुराना होगा। इतिहास के स्तरीकरण किनीव पीट रिवर्स नामक विद्वान ने मिस्र में डाली थी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी क्या है? एशियाटिक सोसाइटी क्या है अथवा एशियाटिक सोसाइटी से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा एशियाटिक सोसाइटी एक संस्था है जिसका गठन 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किया गया था। इसकी स्थापना विलियम जोन्स नामक एक विद्वान ने कलकत्ता में किया था और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता, जिसका क्षेत्रफल 12,99,000
600 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है। इसका लंबाई उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। इसका उत्तरी स्थल मांदा, दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और पश्चिमी स्थल सुतका गिरडोर। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि क्या है अथवा कार्बन 14 पद्धति क्या है? आपका उत्तर होगा कार्बन 14 विधि अथवा कार्बन 14 पद्धति जीवाश्म के उम्र का पता लगाने की एक विधि। संसार के जिसकी खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री BF लिबी ने किया था 1946 ईस्वी में। संसार के जितने भी जीवित जीव हैं सभी जीवों के शरीर में कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा मौजूद होती है। लेकिन जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में कार्बन 12 स्थिर रहता है, यथावत रहता है, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगता है। अतः भौतिक शास्त्री कार्बन 12 से कार्बन 14 की तुलना करके जीव की उम्र का पता लगा लेते हैं। कार्बन का अर्धायु 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखें। विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला एक सार्वजनिक जलाशय है, एक पोखरा है जिसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। इस जलाशय का फर्श पक्की ईंट का बनाया गया था तथा इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर से सीढ़ियां बनाई गई थी। मार्शल महोदय ने इस विशाल स्नानागार को तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक बताया है। विद्वानों के अनुसार इस जलाशय का प्रयोग अनुष्ठान में मतलब पूजा पाठ में हो जाता था और जलाशय के ऊपर चारों ओर से कमरे बने थे जिसका प्रयोग शायद महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का संस्कार किन किन तरीकों से करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का संस्कार किन किन तरीका से करते थे? आपका उत्तर होगा सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का संस्कार 3 तरीका से करते थे। नंबर 1, पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था? शव को मतलब लाश को जमीन के नीचे कपड़ा में लपेटकर गाड़ दिया जाता था। दूसरा, आंशिक समाधिकरण। इसमें मृतक के शरीर को, मरे हुए व्यक्ति के शरीर को ऊंचाई पर रख दिया जाता था ताकि उसके शरीर के जो मांस है पशु पक्षी खा जाए, और जब मांस पशु पक्षी खा जाते थे तब उसकी हड्डी को कलश में रखकर, किसी पात्र में रखकर जमीन में गाड़ देता था। तीसरा, दाह संस्कार। इसमें मृतक के शरीर को अग्नि से जला दिया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या जानते हैं? सिंधु सभ्यता के विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या जानते हैं? हम लिखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी से काफी परिचित थे। काफी उन्नत अवस्था में
सिंधु सभ्यता का विज्ञान प्रौद्योगिकी था, क्योंकि इनके जो मुद्रा थे उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र मिले हैं। ये लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति का मिलना, लोथल से बंदरगाह का मिलना, माप तौल के लिए वाट का प्रयोग करना, कालीबंगा से मस्तिष्क शोध की जो बीमारी मिला है उसका उपचार मिलना, और मोहनजोदड़ो से बलवर्धक शिलाजीत मिलना, यह प्रमाणित करता है कि सिंधु सभ्यता के लोग विज्ञान में काफी आगे थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं क्यों? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं क्यों? आपका उत्तर होगा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। अगला है, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के बारे में आप क्या जानते हैं? मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में आप क्या जानते हैं? आपका उत्तर होगा, अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत है, सबसे विशाल महल है, जिसका प्रयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। इस अन्नागार की लंबाई 45.72 मीटर और चौड़ाई 22.86 मीटर था, और इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। आपका उत्तर होगा, समतल और चौड़ी सड़कें, समतल और चौड़ी सड़कें हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का जाल बिछा था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। मुख्य सड़क की लंबाई 9.15 मीटर, जबकि गली के सड़क की चौड़ाई 2.6 से 3.66 मीटर थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का उत्तम प्रबंध था, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क के दोनों किनारे नाली बने थे। नाली को पक्की ईंट से बनाया गया था और उसे नालियों को शिलाओं से, पत्थर से ढक दिया गया था। और नालियों की साफ सफाई के लिए, कूड़ा कचरा को निकालने के लिए जगह जगह मेन होल, मतलब गड्ढा बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले। आपका उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी और सिंचाई कृषि का आधार होता है। और सिंधुवासी या सिंधु सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए कुआं, नहर और जलाशय का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डालें। सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डाले। आपका उत्तर होगा, नगर निर्माण योजना नगर निर्माण योजना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सभ्यता के नगरों को 2 वर्गों में बांटा गया था, जिसे दुर्ग और टीला कहा जाता था।
दुर्ग और टीला दो भागों में बांटा गया था। दुर्ग संभवतः शासक वर्ग के लोगों का मोहल्ला था और टीला पर आम जनता रहा करती थी। दुर्ग पश्चिम भाग में था, टीला पूर्वी भाग में था। सभी नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसे थे। शहर एक दूसरे से काफी दूर था, लेकिन सभी के घर की बनावट में एक रूपता देखने को मिली थी। नगर में सड़कों का जाल बिछा था, नालियों का संपूर्ण व्यवस्था थी। नाली को शिला से ढक दिया गया था। सड़क के दोनों किनारे प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था थी। हर घर के आगे कूड़ेदान लगे थे। घर की बनावट की बात करें तो रसोई घर, शयन कक्ष और बाथरूम अलग अलग हुआ करता था। घर के बीच में आंगन हुआ करता था। बाथरूम और रसोई घर से जो पानी निकलती थी उसको नाली के माध्यम से सड़क के नाली से जोड़ दिया गया था। घर का द्वार मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, बल्कि गली के सड़क की ओर खुलती थी, जो पर्दा प्रथा को इंगित करता है। सभी शहर में सार्वजनिक स्नानागार और अन्नागार की व्यवस्था थी। और अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर प्रकाश डाले अथवा हड़प्पा की सभ्यता के पतन के कारणों को लिखे। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण को लिखे अथवा हड़प्पा की सभ्यता के पतन के कारणों को लिखे। आपका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो वर्तमान सभ्यता की तरह एक विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान सभ्यता की तरह एक विकसित सभ्यता थी। इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 1750 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे मार्शल और मैके महोदय ने, मार्शल, मैके, एस.आर. राव ने बाढ़ को, सिंधु सभ्यता के लिए बाढ़ को जिम्मेवार माना है। मार्शल महोदय का कहना है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। एन.एन. घोष और आर.एन. स्टाइन ने बाढ़ को जिम्मेवार, जलवायु परिवर्तन को, एन.एन. घोष और आर.एन. स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार माना है। वही माधव स्वरूप वत्स, मतलब एम.एच. वत्स ने नदी की जलधारा में परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार माना है। वही के.यू.आर. कैनेडी महामारी को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार माना है। मतलब विद्वानों के अनुसार बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदी के जलधारा में परिवर्तन, महामारी, विदेशियों का आक्रमण, अग्निकांड और भूकंप सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेवार कारक था। लेकिन जो सामान्य विचारधारा है, जो प्रचलित विचारधारा है, उसके अनुसार सिंधु नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बना। तो ये था 12वीं कक्षा के लिए इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आप लोग सारे प्रश्नों को गौर से सुनेंगे, लिख लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि पूरी 12वीं कक्षा का सिलेबस हम पढ़ें, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्र के बीच शेयर कर दें। दूसरी बात, अगर इसकी पूरे व्याख्यान को पढ़ना है तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, या जो क्लास में पढ़ाई होती है उसका PDF भी उपलब्ध होगा, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। धन्यवाद।